हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 7, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपका आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ताकि आपका साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी हो जाए। तो अपने साथ में पेन और काफ़ी लेकर बैठिएगा और हमारे साथ आप क्वेश्चन करते जाइएगा। कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो तो देखते हैं ज़रूर, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जब तक कि आपका रेलवे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाए, हम तब तक आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपके लिए जल्द ही एलपी CBT2 का जो साइंस का क्वेश्चन है, हम उसको लाने वाले हैं। जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, उसको लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हम उसको भी जल्द से जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, और आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद बी ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है फुट प्रति सेकेंड, ठीक है। यह स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन बी आपका है स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, यानी कि इसको ज्ञात करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन कितने अणु जुड़ते हैं? इसको देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस आपका होता है 6O2 प्लस आपका हो जाएगा, कितना था आपका C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनेगा? फिर आपका बनेगा CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ठीक। तो इसमें क्या पूछा गया है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज की एक अणु के साथ ऑक्सीजन कितने अणु जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन कितने अणु जुड़े हैं? 6 अणु जुड़े हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन। याद रखिएगा, इसमें जो कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है सब सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसका प्रतीक होता है F, परमाणु क्रमांक होता है 9, ठीक है। यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 2 और 7, यानी कि बाइक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, यानी कि ये क्या करता है? वह तेजी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है, इसे भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन का उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग किसी आग को जलाने में सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका अमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है विभवमापी और डी है वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अमीटर का उपयोग हम धारा को मापने के लिए करते हैं और अमीटर का उपयोग हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर का उपयोग हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम धारा की
उपलब्धि को बताता है, यानी कि उसमें धारा है या नहीं उसे बताता है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा को बताता है। प्रश्न है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, बी है प्लेटलेट्स, सी है प्लाज्मा प्रोटीन और डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, यानी कि बिम्बाणु। ठीक है, WBC जो है आपका, WBC जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध से रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद है RBC जिसे हम रेड ब्लड कार्विस्कल कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और प्लेटलेट का है थ्रोम्बोसाइट। प्रश्न है, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें मैग्नीशियम क्या है? ऑप्शन है अपचायक कर्मक, बी है विलायक कर्मक, सी है उत्प्रेरक और डी है ऑक्सीकारक कर्मक। तो देख लेते हैं, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 है। और मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2 है। यानी कि इसमें क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हुआ? मैग्नीशियम अपचायक कर्मक हुआ। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अब हम यह जान लेते हैं, देखिए किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या होता है? यह उदासीन है, यानी कि इस पर चार्ज कितना है? 0 है। और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट में चार्ज कितना हुआ? +2 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम क्या हुआ? अपचायक हुआ। यदि मैग्नीशियम का अपचयन होता तो मैग्नीशियम क्या होता? ऑक्सीकारक होता। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना है? +2 है। और यहाँ पे कॉपर की 0 है। किसी भी परमाणु का, ठीक है, किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ? कम हुआ ना। ऑक्सीकरण संख्या कम हुआ, इसका मतलब इसका क्या हुआ? कॉपर का अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, इसका मतलब कि कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक कर्मक है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा आपको निकालना है। W बराबर होता है F × यस। F का मान कितना है? 10 न्यूटन और यस का मान कितना है? 10 मीटर, यानी कि आपको हो जाएगा 100 जूल। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए गाय, बी खरगोश, सी शेर और डी है बकरी। तो याद रखिएगा, जो छोटी आंत होती है वह मांसाहारी में होती है। ठीक है, यानी कि वह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेर की जो छोटी आंत होती है वह छोटी होती है। और जितने भी शाकाहारी पशु हैं उनकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाना होता है और सेल्यूलोज को पचाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए उनकी छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। तो गाय, खरगोश, बकरी की छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? ऑप्शन ए चांदी, बी सोडियम, सी सोना और डी मरकरी। याद रखिएगा, सोना की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उससे कम आपका चांदी और उससे कम मरकरी। ठीक है, उससे ज़्यादा सोना से ज़्यादा होता है आपका चांदी का, चांदी से ज़्यादा मरकरी का, मरकरी से ज़्यादा आपका सोडियम का होता है। सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम खुला में नहीं रख सकते, क्योंकि खुला में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं। किसमें? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। यह सबसे क्या होता है? मुलायम तत्व है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं सोडियम को, इसे भी याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे नर्म धातु है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होता है। तो मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण और आवेग के कारण। तो याद रखिएगा, जो पेड़ से पत्तियां अलग हो जाती हैं वह जड़त्व के कारण होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ में पत्तियां हैं पहले स्थिर होती हैं, तो जड़त्व का नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, और यदि गति करे तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, तो हम उसको हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जड़त्व के कारण ही पत्तियां अलग हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उस पत्ती में क्या है, स्थिर का जड़त्व है। ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को ही आवेग कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। तो याद रखिएगा, जो लार एमाइलेज है वह आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि आप जैसे ही मीठा को मुंह में डालते हैं तो घुलने लगता है ना, तो यही कारण है कि लार जो है स्टार्च का पाचन करता है। इसी वजह से क्या होता है कि मीठा को जैसे जीभ पर रखेंगे वह घुलने लगता है। ठीक है, लिपिड का पाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा, लाइपेज जो होता है वह लिपिड का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, जो ट्रिप्सिन है वह प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज यह आपका पादप कोशिका का क्या है, कोशिका भित्ति जो बना होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है। यह क्या करता है, यह पादप कोशिका को बाह्य वातावरण से बचाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन डैश क्या करता है। ऑप्शन ए लिटमस को प्रभावित नहीं करता, बी नीले लिटमस को लाल कर देता है, और सी दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, और डी लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो याद रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट का जली विलयन होता है वह अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण बनेगा। जैसे कोई पिंड है, हम इस पर एक बल लगा रहे हैं और इस पर यह क्या है, सतह पर स्थिर है, और सतह भी क्या कर रहा है, इसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे विपरीत दिशा में बल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। ऑप्शन ए है स्वेद लवण, बी है अमोनिया, सी है यूरिया, और डी है यूरिक अम्ल। तो जो मछलियां होती हैं वह अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा विषैला पदार्थ है, इसलिए वह जो मछलियां होती हैं अमोनिया का जल में उत्सर्जन करती हैं। उसके बाद जो यूरिक अम्ल हैं, यह पक्षी जो होते हैं वह यूरिक एसिड के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, और जो मानव हैं वह यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक के तत्वों के बीच आवर्तिता केवल डैश तक देखी गई थी। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है क्रोमियम, सी कार्बन, और डी कोबाल्ट। तो याद रखिएगा, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों की जो आवर्तिता थी वह केवल कैल्शियम तक सही पाई गई थी, उसके बाद मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, न्यूलैंड ने 1866 में तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, और उस समय केवल 56 तत्व ज्ञात थे। जो पहला तत्व था वह हाइड्रोजन था, और जो लास्ट वाला तत्व था वह थोरियम था, जिसका परमाणु क्रमांक 56 था। इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि न्यूलैंड के समय में आखिरी तत्व कौन था, थोरियम था, उसका परमाणु क्रमांक 56 था, इसे भी याद रखिएगा। और इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए लाल, बी नारंगी, सी नीला, और डी बैगनी। याद रखिएगा, जो बैगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम होती है, और जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है।
इसी वजह से जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट होती है, जो ट्रैफिक लाइट होती है सड़कों पर, उसमें लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाल, हरा और येलो का। जो लाल है वह दूर तक ही दिखता है। ठीक है, इसकी तरंग ज़्यादा होती है, इसलिए दूर तक लाल आपको लाइट दिखाई देता है। और बैगनी रंग का जो कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, डी गलफड़ा, सी त्वचा और डी श्वास रंध्र। तो याद रखिएगा, जो कॉकरोच होते हैं उसमें श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है और इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी वजह से इनका जो ब्लड होता है वह सफ़ेद होता है। याद रखिएगा, या सफ़ेद होता है या रंगहीन होता है, इसे भी याद रखिएगा। और जो मानव है वह श्वसन कैसे करते हैं? फेफड़ों के द्वारा करते हैं। और मछलियाँ जो होती हैं वह गलफड़ों की द्वारा श्वसन करती हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डबराइनर का त्रिक नहीं है? तो इसे हम देख लेते हैं। डबराइनर ने सर्वप्रथम 1829 में तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। उन्होंने त्रिक नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि ए, बी, सी 3 तत्व हैं तो जो बीच वाला तत्व है बी, उसका द्रव्यमान संख्या शेष दो तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने यह बताया था। तो उनका पहला त्रिक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। उसके बाद था उनका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 त्रिक दिए थे और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी है यह उनके त्रिक में शामिल नहीं था। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को जैसे कि उन्होंने बताया था उस आधार पर हम देख लेते हैं। लिथियम का द्रव्यमान संख्या होता है 6, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है आपका 40। तो हमें सोडियम का निकालना था, यानी कि बीच वाला जो तत्व है इसका द्रव्यमान संख्या शेष 2 तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर था। तो उसे हम देख लेते हैं, यानी कि सोडियम आपका बराबर हो जाएगा 6 + 40 बटा के 2, यानी कि 46 बटा के 2, जो कि 23 के बराबर हो जाएगा। तो यह क्या होगा? डबराइनर के त्रिक था उसे पालन किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? ऑप्शन ए है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारे का टिमटिमाना और आसमान का नीला रंग। याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाना यह आपका प्रकीर्णन कारण नहीं है, यह आपका है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना संभव होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी भी घटनाएं यह प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद है। ऑप्शन है त्रिक परमाणु, बी है एक परमाणु और सी है चतुष्क परमाणु और डी है द्विपरमाणु। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन आपका द्विपरमाणु अणु है। उसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन जो है, जैसे कि आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह भी क्या है? यह भी द्विपरमाणु अणु हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार से कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद। और देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।